नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे किरदार की जिन पर शायद सबसे ज्यादा बहस होती है, टीपू सुल्तान। चलिए उनकी विरासत को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम इस विश्लेषण की शुरुआत सीधे एक दमदार कोट से कर रहे हैं। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि आज हम जो बात करेंगे वो स्रोत सामग्री में दिए गए एक बहुत ही खास और आलोचनात्मक नजरिए के बारे में होगी। तो हम इस पूरे मामले को कुछ हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि 18वीं सदी का माहौल कैसा था, फिर मालाबार, कुर्ग और त्रावणकोर में टीपू के अभियानों को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इस विरासत का मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि 18वीं सदी में दक्षिण भारत का पॉलिटिकल सीन था कैसा। माहौल में बड़ी उथल-पुथल थी और हर कोई दूसरे से आगे निकलने की होड़ में था। इससे एक मल्टी साइडेड चेस गेम की तरह सोचिए। कोई परमानेंट दोस्त नहीं, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं। आज दो लोग मिलकर तीसरे को हरा रहे हैं तो कल वही दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। ये असल में सर्वाइवल की लड़ाई थी, जहां वफादारी, कह सकते हैं, बहुत तेजी से बदलती थी। तो इस खेल के मेन प्लेयर्स कौन थे? उत्तर में मराठा थे, पूरब में निजाम थे। ब्रिटिश अपनी पकड़ धीरे धीरे मजबूत कर रहे थे और इन सब के बीच खड़ा था टीपू का शक्तिशाली मैसूर। और हाँ, त्रावणकोर और कुर्ग जैसे छोटे राज्य भी थे जो अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगे थे। तो चलिए अब अपनी पहली केस स्टडी पर आते हैं, मालाबार क्षेत्र में टीपू सुल्तान के सैन्य अभियान। और ये सारी जानकारी हमारे सोर्स के मुताबिक है। सोर्स के हिसाब से ये सिर्फ जमीन जीतने की लड़ाई नहीं थी। यहां एक बड़ा मकसद ये भी बताया गया है कि विद्रोही नायर सरदारों को दबाया जाए और धार्मिक रूपांतरण के जरिए अपनी सत्ता को और मजबूत किया जाए। अपनी बात को साबित करने के लिए सोर्स इस कथित चिट्ठी का जिक्र करता है। इससे इस बात पर जोर दिया जाता है कि धर्म परिवर्तन सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक सोची समझी पॉलिसी का हिस्सा था। सोर्स के मुताबिक इस अभियान के नतीजे बहुत ही गंभीर थे। इसमें मंदिरों को तोड़ने से लेकर बड़े पैमाने पर जबरन धर्म परिवर्तन और लोगों का घर बार छोड़कर भागना सब कुछ शामिल था। जाहिर है, इसका उस इलाके के सामाजिक ताने बाने पर बहुत गहरा असर पड़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली केस स्टडी की तरफ। यह है कुर्ग, जिसे कोडागू भी कहते हैं, और मैसूर के साथ इसके टकराव की कहानी। यहां कॉन्टेक्स्ट ये है कि कुर्ग में बार बार विद्रोह हो रहे थे। सोर्स के हिसाब से टीपू ने इसे अपनी सत्ता के लिए एक सीधी चुनौती माना और फैसला किया कि इसे पूरी ताकत से कुचलना होगा। और ये नंबर ये सच में चौंकाने वाला है। सोर्स का दावा है कि 70,000, जी हां 70,000 से ज्यादा कुर्ग लोगों को पकड़ा गया और उन्हें अब उनके घरों से निकालकर उनकी जमीन से दूर श्रीरंगपट्टन भेज दिया गया। सोचिए, ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, ये तो एक पूरी की पूरी आबादी को अपनी जगह से हटाने जैसा था। सोर्स कुर्ग में हुए दमन को स्टेप बाय स्टेप बताता है। पहले सुलह का दिखावा, फिर धोखे से पकड़ना, उसके बाद उन्हें अपनी जमीन से बेदखल करना, बड़े पैमाने पर धर्म बदलवाना और आखिर में उस जगह की डेमोग्राफी ही बदलने की कोशिश करना। अब आते हैं आखिरी मिलिट्री अभियान पर। यह थी टीपू की त्रावणकोर को जीतने की कोशिश, एक ऐसा राज्य जिसे उस वक्त तक कोई जीत नहीं पाया था। तो ये एक तरह का क्लासिक मुकाबला था। एक तरफ टीपू की जबरदस्त और अनुभवी सेना थी और दूसरी तरफ त्रावणकोर की वो मशहूर रक्षा दीवार, जिसे नेदुमकोट्टा कहते थे। त्रावणकोर किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं था। ये टाइमलाइन दिखाती है कि लड़ाई कितनी कांटे की थी। टीपू ने दीवार तोड़ तो दी, लेकिन ठीक उसी वक्त अंग्रेजों ने उसकी राजधानी पर ही हमला कर दिया। अब टीपू पर दो तरफ से दबाव था और इसी वजह से उसे पीछे हटना पड़ा और त्रावणकोर बच गया। तो इन सारे अभियानों को देखने के बाद सवाल उठता है कि ये सोर्स टीपू सुल्तान की विरासत पर क्या फैसला सुनाता है। चलिए इसे समझते हैं। ये टेबल सोर्स की सारी बातों का एक साफ सुथरा निचोड़ है। मालाबार और कुर्ग में मकसद बताया गया है धार्मिक और राजनीतिक कंट्रोल, और एक्शन में जबरदस्त धर्मांतरण शामिल था। वहीं त्रावणकोर में मकसद था साम्राज्य का विस्तार। लेकिन सोर्स के मुताबिक एक चीज जो इस सब में कॉमन थी वो थी क्रूरता। तो कुल मिला के इस सोर्स का फाइनल वर्डिक्ट ये है कि टीपू सुल्तान का बर्ताव अपने राज्य के अंदर और बाहर दोनों जगह काफी अलग था। ये जो पूरा विश्लेषण है ये खास तौर पर उसके बाहरी अभियानों पर फोकस करता है, जिन्हें ये सोर्स क्रूरता और धार्मिक उत्पीड़न की नीति से प्रेरित बताता है। हम इस चर्चा को एक सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सवाल हमें इस बात पर गौर करने के लिए मजबूर करता है कि हम इतिहास को कैसे देखते हैं और कहानी कौन सुना रहा है। जब कहानी जीतने वाले के बजाय हारने वाले के नजरिए से बताई जाती है, तो क्या इतिहास को लेकर हमारी समझ बदल जाती है?
इस पर सोचिएगा जरूर।